हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन, हमारी फर्स्ट फ्लाइट का लेसन, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो लेसन है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलक। और इन दिस लेसन 3 स्टोरीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस लेसन। अब इसमें हम पढ़ेंगे पूरी इंटरेस्ट के साथ में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा के बेकर की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है और इम्पोर्टेंट स्टोरीज है, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस स्टोरी, द बेकर ऑफ गोवा। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये जो लेसन है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस लेसन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। पहली स्टोरी के अंदर जो पारंपरिक गोवा के जो बेकर थे उनका शानदार पोर्ट्रेट पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है, क्या किस प्रकार से क्या क्या उनकी ट्रेडिशन है, वो किस प्रकार से गोवा में काम करते थे, और आज भी जबकि प्राचीन काल में उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है, उस परंपरा को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो जो पहली स्टोरी है ये गोवा के उन बेकर्स के गांव के बारे में है, एंड पैडर, और वो जो पैदल पैदल चल के जो सामान बेचते हैं, हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन गोवन कल्चर, जिनका आज भी गोवा की कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। दे हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द कल्चर ऑफ गोवा। द पुर्तगालीज हैव लेफ्ट इंडिया लॉन्ग बैक। हालांकि पुर्तगाल के जो लोग थे वो काफी लंबे समय पहले यहाँ से इस स्थान को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन द सेकेंड पार्ट इज अ पेन पोर्ट्रेट। हालांकि और दूसरा जो इसमें पार्ट बताया गया है वो है कुर्ग। कुर्ग एक पर्टिकुलर प्लेस है साउथ के अंदर, जिसकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, विच इज ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि बहुत ही सुंदर प्लेस है, एंड फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशंस, जो कि अपने कॉफी प्लांटेशंस के लिए फेमस है, एंड रेन फॉरेस्ट, और वहां के जंगलों के लिए। एंड द थर्ड पार्ट टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ बॉय। और तीसरा पार्ट इस कहानी का है जो उन 2 लड़कों की यात्रा के बारे में बताता है जो उन्होंने आसाम की यात्रा की। द सिटी ऑफ टी प्लांटेशन, जो कि चाय के बागानों का शहर है, यानी कि आसाम में चाय का बाग है, बगीचे, गार्डन है, वहां पर चाय की खेती होती है। 2 जो बॉयज हैं वो वहां की ट्रिप करते हैं, एंड द बॉय राजवीर इज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द टी प्लांटेशन। और उस कहानी में यह बताया गया है कि जो राजवीर नाम का लड़का है वो उस प्लांटेशन के गार्डन को देख करके, वहां के फार्म को देख करके वो अट्रैक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड एंड मेस्मराइजिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और शानदार प्राकृतिक सौंदर्य को याद करता है। ये जबरदस्त ब्यूटीफुल पिक्चर है वहां की, आसाम की, यानी अबाउट द टी प्लांटेशन। तो जो 2 बॉयज वहां की यात्रा करते हैं, तो इस प्रकार से इसमें 3 स्टोरीज का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेड मेकिंग इन गोवा। जो फर्स्ट स्टोरी है, द फर्स्ट पार्ट इसका है जो गोवा के बेकर की कहानी है, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, और एक एक करके एक एक स्टोरी को 1 बाय 1 हम डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी द ब्रेड मेकिंग इन गोवा, कि गोवा के अंदर किस प्रकार से वो ब्रेड को बनाते हैं। ब्रेड मेकिंग इन गोवा, गोवा में कैसे जो छोटी छोटी जो रोटियां बनाते हैं उनको वो बेचते हैं, उनका वो एक मेन अर्निंग सोर्स होता है, और किस प्रकार से ये बेकर्स वहां पर काम करते हैं। तो दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये जो कहानी है एक सुंदर शानदार तरीके से एक पेन पोर्ट्रेट ट्रेडिशनल पिक्चर है गोवा के उन गांवों का, बेकर का, हु इज स्टिल रिमेंबर्ड बाय गोवंस, जिनको कि आज भी गोवन के नाम से जाना जाता है। ब्रेड मेकिंग इज एन एशियंट टेक्निक। ब्रेड बनाना उनकी एक पारंपरिक, एक प्राचीन पुरानी टेक्निकी है, जिसमें वो मास्टर्ड है, जिन्होंने उसके अंदर पूरी मास्टरी हासिल की हुई है। मास्टर्ड बाय द पुर्तगीज, जो जिनके अंदर पुर्तगाल के रहने वाले उन लोगों की मास्टरी है, किस प्रकार से वो ब्रेड बनाते हैं। एंड दे वर द लवर्स
दे वर द लवर्स ऑफ ब्रेड, जिनको कि ब्रेड का प्रेमी कहा जाता था। एंड ब्रेड मेकिंग वाज एन आर्ट, ब्रेड मेकिंग, रोटियां बनाना, ब्रेड मेकिंग उनकी एक शानदार कला है, बहुत ही शानदार कला है, विच नीडेड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज एंड परफेक्शन, जिसको बनाने के लिए बहुत ही दक्षता और बहुत ही परफेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिला के ऑन द होल वी कैन से दैट the people who make the bread are very expert and perfection in making the bread, and mixing, modeling and baking were the areas of the specialization of making bread। किस प्रकार से उनको मिक्सिंग करके, मॉडलिंग करके, बेकिंग वर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग ब्रेड, वहाँ के जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो स्पेशल रूप से मेकिंग ब्रेड के लिए जाने जाते हैं। द लव्स वर, लव्स का मतलब होता है ब्रेड के टुकड़े, रोटी का एक निवाला हम तोड़ते हैं उसको लव्स बोलते हैं। तो द लव्स वर बेक्ड इन टाइम, ये जो रोटियां हैं द लव्स वर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेस, समय के अनुसार उन जो भट्टियां वहां थी उनमें उनको पकाया जाता था, सेका जाता था। दिस प्रोफेशन वाज, कैसा था ये जो उनका व्यवसाय था, द प्रोफेशन वाज पैशनेटली कंटिन्यूड बाय द डिसेंडेंट ऑफ द बेकर्स, आज भी वो व्यवसाय उनकी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा जारी है, कंटिन्यू है। जो उनका प्रोफेशन था, जो उनके फोर फादर्स, पूर्वज जिस काम को किया करते थे, आने वाली जो कमिंग जनरेशन है आज भी उस व्यवसाय को कंटिन्यू किए हुए हैं। गोवा के अंदर जो पहले उनके पूर्वज ब्रेड मेकिंग किया करते थे, वो ट्रेडिशन जो मेकिंग ऑफ ब्रेड है वो आज भी स्टिल कंटिन्यू बाय देयर नेक्स्ट जनरेशन, उनकी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा आज भी उस प्रोफेशन को वहां पर कंटिन्यू किया हुआ है, उस पर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है। एंड द ऑथर फॉन्डली रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज, यहाँ पर राइटर अपने बचपन के उन दिनों को बड़े फॉन्डली के साथ, बड़े मन के साथ याद करता है, विच रिमाइंड हिम ऑफ द बेकर्स, जो उसको उन बेकर्स की याद दिलाते हैं। यानी आज भी जो है राइटर उन बेकर्स को याद करता है, वो बेकर्स की जो मेमोरी है आज भी उनके पास फिट है, यानी कि उनकी जो स्वीट मेमोरीज है बेकर्स की आज भी राइटर के दिमाग में है। और राइटर यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देता है, हु यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, जो कि उनके मित्र हुआ करते थे। ये जो बेकर्स थे जो ब्रेड मेकिंग किया करते थे उस समय वहां पर ये राइटर के मित्र हुआ करते थे। एंड कंपेनियन एंड गाइड, और उनके साथी और गाइड थे। द बेकर यूज्ड टू विजिट द हाउसेस ट्वाइस ए डे, बेकर कैसे आते थे, दिन में 2 बार यात्रा किए करते थे। अर्थात मीनिंग यह है कि ये दिन में 2 बार घर से निकलते थे अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए। एक तो मॉर्निंग टाइम में जाते समय और एक शाम को उनको सेल करके वापस जब रिटर्न होते थे, तो ये ट्वाइस ए डे घर से बाहर निकलते थे। वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग द सेलिंग आवर, एक बार तो सुबह जब ये बेचने के लिए जाते थे, एंड देन अगेन इन द इवनिंग रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, और शाम को सारी रोटियां बेचने के बाद जब घर लौटते थे तो इनका सेकंड ट्रिप होता था। तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन दे गो फॉर टू सेल द ब्रेड, एंड इन द इवनिंग व्हेन दे रिटर्न आफ्टर सेलिंग द ब्रेड, तो ट्वाइस ए डे दे केम आउट ऑफ द हाउसेस टू सेल द ब्रेड। ये 2 बार घर से निकलते थे। डिलीवरिंग द लव्स, अब किस प्रकार से उन रोटियों की वो डिलीवरी करते थे, किस प्रकार से उनको बेचने जाते थे, और जब ब्रेड को बेचने जाया करते थे तो किस प्रकार की कंडीशन वहां पर हुआ करती थी। द जिंगलिंग एंड थर्ड ऑफ द बम्बू द बेकर कैरिड ऑफ देम अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब ये आते थे तो इनकी आने की पहचान क्या होती थी, कैसे मालूम पड़ता था लोगों को कि बेकर बेचने वाले आ गए हैं, यानी रोटियां बेचने वाले आ चुके हैं। ये जब बेकर्स आते थे तो इनका आने का एक तरीका था, एक इंडिकेशन हुआ करता था। किस स्टाइल में आते थे, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू, एक बांस इनके पास होता था जिसको जमीन पे बजाते हुए, जिंगलिंग साउंड, जंग जंग की साउंड करते हुए बांस के डंडे को धरती पर, जमीन पर पटकते हुए जिंग जिंग की साउंड करते हुए ये आते थे। एंड बेकर कैरिड अप इन द मॉर्निंग, और इनकी इस आवाज को सुन करके सुबह सुबह लोग जाग जाते थे। आवाज सुनकर मालूम पड़ जाता था कि बेकर्स आ चुके हैं। एंड दे रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और वे सभी घरों से बाहर निकलकर दौड़कर आते थे, उनसे मिलते थे और उनको अभिवादन करते थे, बेकर को अभिवादन करते थे, बेकर को नमस्ते करते थे, क्योंकि बांस की आवाज सुनकर के लोग घरों में सुबह जल्दी जाग जाते थे, घर से बाहर निकल करके
उस बेकर को मिलते थे, उनको ग्रीट करते थे। दे आल्सो रैन टू गेट द ब्रेड बेंगल्स, दे आल्सो रैन टू गेट द ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स को लेने के लिए वो दौड़ते थे। विच वर स्पेशली मेड बाई मेड ब्रेड, जो कि स्पेशल ब्रेड बनाई जाती थी, जो स्पेशल ब्रेड होती थी उसका नाम है ब्रेड बेंगल्स। तो ब्रेड बेंगल्स जो थी उसको लेने के लिए, जो स्पेशल ब्रेड के रूप में बनाई जाती थी, उसको लेने के लिए लोग घरों से बाहर दौड़ते थे। ओके, एज द बेकर केम, जैसे ही बेकर आते थे, जैसे ही बेकर आते थे, ही वुड कॉल द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की लेडी को कॉल करता था, द हाउस एंड ग्रीट हर, और उसको बड़े प्रेम से नमस्ते करता था, अभिवादन करता था। गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्ते, गुड मॉर्निंग कह करके बेकर घर की लेडीज को ग्रीट करते थे। एंड द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, और बच्चे जो है एक तरफ धक्का दे करके आते। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड, और तब उनको रोटी दी जाती थी, डिलीवर की जाती थी टू द मेड सर्वेंट, नौकरानी को। यानी कि ये जो रोटियां थी, जो बच्चे थे, चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, बच्चे एक तरफ धक्का देते थे, असाइड, ठीक है, बच्चों को एक तरफ हटा दिया जाता था। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट, और वो जो लव्स थी यानी जो रोटियां थी वो मेड सर्वेंट को दी जाती थी। द ऑथर रिकॉल्स द फ्रेश एरोमा ऑफ द लव्स दैट फिल्ड द एयर, और यह राइटर रिकॉल्स करता है, याद करता है, उस किसको याद करता है? फ्रेश एरोमा को। फ्रेश एरोमा का मतलब होता है ये एक स्पेशल गंध होती है, जिसको हम सुगंध भी कह सकते हैं। गंध है लेकिन ये सुगंध है, यानी कि रोटियों की जो गंध थी वो उसको महसूस होती थी। गंध कैसी होती है? जैसे इस एरोमा आ जाता है, जैसे कभी कभी हम किसी गांव में एंट्री करते हैं तो वहां पर शाम के समय या मॉर्निंग आवर्स में जब हम एंट्री करते हैं तो हर घर में खाना बन रहा होता है। तो जब खाना बन रहा होता है घरों के अंदर, तो घरों के अंदर जो खाना बनने से, जैसे सब्जी बनाई जा रही है, कोई हलवा बनाई जा रहा है, कोई ब्रेड बनाई जा रही है, तो हर घर से एक स्पेशल काइंड ऑफ जो फ्रेश एरोमा है वो हवा में उड़ती रहती है, और एंट्री मारते ही पता लग जाता है उस गंध को महसूस करके ही कि घर में क्या बन रहा है। जैसे हम घर में जाते हैं और घर में कहीं कोई हलवा बन रहा होता है और आटा जब सेका जा रहा है तो उसमें सुगंध से हमें मालूम पड़ जाता है कि घर में हलवा बन रहा है। तो राइटर यहाँ उस फ्रेश एरोमा को रिकॉल करता है, याद करता है, दैट फिल्ड द एयर, जो हवा में घुल मिल जाती है, वो गंध जो हवा में मिल जाती है उसको राइटर यहाँ पर रिकॉल करता है, याद करता है। द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ, यानी उस रोटी को लेने के लिए बच्चे आ जाते थे, यहाँ तक कि वो ब्रश भी नहीं करते थे, टीथ ब्रश भी नहीं करते थे। देयर टीथ एंड वुड ईट ब्रेड बेंगल्स मेड ऑफ ब्रेड, और जो रोटी से बनाई जो बेंगल ब्रेड होती थी उसको खाने के लिए वो आ जाते थे। यानी बिना ब्रश किए अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही आवाज सुनते थे बच्चे लोग दौड़ते थे और उस रोटी को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेड इन गोवन कल्चर। अब यहां हमें ये सीखने को मिलेगा कि गोवा की उस ब्रेड का महत्व क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेड इन गोवन कल्चर। गोवा की उस कल्चर के अंदर, जो कल्चर है वहां का, जो कल्चर है गोवा का, उस गोवा की कल्चर में उस ब्रेड का क्या महत्व है। इन दिस पैराग्राफ यू आर टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवन कल्चर। वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेड्स हैव ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट, कि वहां कई सारी जो ब्रेड्स थी वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होती थी हमेशा इन द कल्चर ऑफ गोवा। गोवा की कल्चर में कई सारी ब्रेड जो बनाई जाती थी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती थी ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, भिन्न भिन्न अवसरों पर, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ द ओकेजन हमारे समाज में होते हैं। कभी शादी का ओकेजन है, किसी की एंगेजमेंट का ओकेजन है, कभी फेस्टिवल का ओकेजन है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन्स पर वो मिठाइयों का अलग अलग गोवा कल्चर में महत्व होता था। डिफरेंट ब्रेड्स वुड बी मेड, तो भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की ब्रेड बनाई जाती थी गोवा के अंदर, और किस ओकेजन पर कौन सी ब्रेड बनेगी, कौन सी मिठाई बनेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये डिसाइड होता था। तो जैसे ही ओकेजन आता था लोगों को बेसब्री से इंतजार हुआ करता था कि आज दीपावली है या शादी है या सगाई है, जो भी है, तो जो भी ओकेजन होता था लोग वेट करते थे। तो डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट ब्रेड वहां बनाई जाती थी। ऑन जैसे नो मैरिज सेरेमनी वाज कंप्लीट अनटिल, कहा जाता है कोई भी शादी समारोह तब तक पूरा नहीं माना जाता, यानी कि नो मैरिज
नो मैरिज सेरेमनी वाज कंप्लीट अनलेस द ट्रेडिशनल बोल वाज सर्व। यानी कोई भी शादी समारोह अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक कि वहां पर ट्रेडिशनल बोल नाम की मिठाई सर्व नहीं की जाती। शादी के अंदर बोल नाम की मिठाई ये तो जब तक इसको सर्व नहीं किया जाता था, कोई भी शादी समारोह अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता था। ये कल्चर था। यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि शादी के समारोह पर बोल नाम की जो मिठाई है वहां पर बनाई जाती थी और इसका बहुत ही महत्व होता था मैरिज ओकेजन पर। ठीक है, द लेडी ऑफ द हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर, घर की कोई भी जो लेडी है, मालकिन है, कोई भी है, वो जो है इस अवसर पर ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स मैरिज, अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर वुड प्रिपेयर सैंडविच को तैयार करती थी एंड बॉलिनास, और बॉलिनास नामक मिठाई को वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, और बॉलिनास नामक मिठाई को क्रिसमस के त्यौहार या और भी कहीं फेस्टिव ओकेजन के लिए तैयार किया जाता था। तो शादी समारोह में बॉल नाम की मिठाई तैयार होती थी और कोई भी घर की लेडीज अपनी बेटी की शादी में सैंडविच एंड बॉलिनास को तैयार करती थी और यानी कि सैंडविच तो तैयार होता था शादी के दिन और बॉलिनास नामक मिठाई तैयार होती थी क्रिसमस या कोई भी अदर त्योहारों के अवसर पर। तो ये एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट बेकर की ब्रेड का वहां पर हुआ करता था गोवा की कल्चर में। अंडरस्टैंड? बेकर्स अटायर। अब बेकर्स जो कि रोटियां बेचने वाले जो आते थे, तो यहां हमें ये जानने को मिलेगा कि वो जो बेकर्स आया करते थे वो किस प्रकार की पोशाक पहने होते थे। व्हाट काइंड ऑफ अटायर दे वर वियरिंग ऑन व्हेन दे केम टू सेल द ब्रेड। तो क्या पोशाक उनकी हुआ करती थी? द बेकर वाज यूजुअली ड्रेस्ड इन ए कबाई। वो जो बेकर थे वो सामान्य रूप से हमेशा जो है एक ड्रेस पहनते थे कबाई नाम की। ए लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग, कैसी ड्रेस होती थी? जो कि फ्रॉक की तरह लंबी होती थी। ए लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी कि ये एक फ्रॉक टाइप चोला होता था जो घुटनों तक लंबा होता था। टू द नीज एंड शर्ट, और एक शर्ट होती या फिर ट्राउजर या फिर शर्ट और ट्राउजर विच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ की अपेक्षा छोटा होता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लंबा होता था। इस प्रकार की वो एक पैंट ट्राउजर्स पहनते थे। तो दिस वाज द स्पेशल काइंड ऑफ अटायर द बेकर यूज्ड टू वियर व्हेन दे केम टू सेल द ब्रेड। तो दिस वाज द स्पेशल यूनिफॉर्म दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ। अंडरस्टैंड? तो ये अटायर है। यहां पर बेकर्स के अटायर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपोर्टेंट ऑफ ब्रेड इन द गोवा कल्चर, व्हाट इज द अटायर ऑफ द बेकर, बेकर का यूज यूनिफॉर्म क्या होता था, ये सब आपको जानने को मिलेगा। अब यहां इस प्रोग्राम में ये जानने का मिलेगा ए लुक्रेटिव बिजनेस ब्रेड मेकिंग। ये जो ब्रेड मेकिंग का जो बिजनेस था ये उनके लिए लाभदायक था, काफी लुक्रेटिव था, प्रॉफिटेबल था, यानी काफी पैसा बेकर जो है रोटियां बेचकर कमाया करते थे। आया समझ में? तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो एक लुक्रेटिव बिजनेस ब्रेड मेकिंग कैसा बिजनेस था? लुक्रेटिव था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। देखिए, ये जो बेकर आते थे जो ब्रेड को सेल किया करते थे, तो इनका बिलिंग कैसे होती थी, यानी पैसा कैसे लेते थे? तो वो जब बेचने जाते थे तो पैसा एक साथ नहीं लेते थे, ये ऐसा नहीं कि डेली का डेली पैसा लेते थे। तो ये जो गोवा के जो बेकर थे ये अपने बिल बनाया करते थे। कहाँ बनाते थे? तो ये जो बिल बनाते थे कैसे बनाते थे? द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, सामान्य रूप से जो बेकर है वो अपने बिल्स को कलेक्ट किया करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। यानी कि सबसे पैसा कब लेते थे? ये महीने के एंड में। पूरे डेली के डेली पैसा नहीं लेते थे। बेकर डिड नॉट कलेक्ट द मनी डेली, ठीक है, ही कलेक्टेड द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में वो अपना बिल कलेक्ट किया करते थे। और इस बिल का अकाउंट कहां रखते थे मालूम है? ऑल द अकाउंट्स वर रिटन ऑन ए वॉल इन द हाउस विद द पेंसिल। एक पेंसिल के माध्यम से घर के दीवार पर वो पूरा अकाउंट लिखते थे, यानी कि नोट करते थे। ऐसा नहीं कि कोई किसी कागज में या कॉपी में वो अकाउंट बनाते थे। तो बिल जो बनाते थे, पूरा जो अकाउंट है वो घर की दीवार पर बनाया करते थे। अब समझना कि वो बिल कहाँ बनाते थे? घर की दीवार पर बनाते थे, वहां लिखा करते थे पेंसिल से।
सिंस द एंशियंट टाइम्स, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन टाइम्स एंशियंट टाइम्स में ब्रेड मेकिंग हैज बीन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि उस समय पुराने समय में ये जो मेकिंग ब्रेड का जो बिजनेस था बहुत ही लाभदायक था। हैज बीन प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस रहा है। बिकॉज पुर्तगीज लव्ड ब्रेड, क्योंकि पुर्तगीज इस ब्रेड को बहुत प्रेम करते थे। एंड इवन टुडे ब्रेड एंजॉयज ग्रेट, और आज भी बड़ी जोरदार तरीके से उसका एंजॉय किया जाता है। पॉपुलरिटी इन गोवा, गोवा में काफी लोकप्रियता के साथ, यानी आज भी वो जो गोवा के अंदर ये जो ब्रेड है आज भी लोकप्रिय है। प्राचीन समय में भी ये बिजनेस बहुत लाभदायक था और पुर्तगीज इसको बहुत पसंद करते थे, और आज भी ये गोवा के अंदर इसकी लोकप्रियता को प्राप्त किए हुए हैं। द बेकर्स एंड हिज फैमिली यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और ये जो बेकर्स जो थे, जो ब्रेड को मेक करते थे, ब्रेड बनाकर बेचा करते थे, तो यहाँ राइटर कह रहा है कि ये जो बेकर्स थे, बेकर्स के परिवार यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के बहुत ही समृद्ध मेंबर माने जाते थे। यानी कि इनका एक रेपुटेशन था, एक रिस्पेक्ट था, और उनको बहुत ही पॉपुलर और रेस्पेक्टेड और प्रॉस्पेरस पर्सन माना जाता था जो बेकर वहां पर रोटियां बेचते थे। तो एक लुक्रेटिव चीज उनके पास थी। तो जो रोटियां बनाकर जो बेकर में, तो बेकर का जो प्लेस था समाज के अंदर वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल था। एवरी पर्सन रेस्पेक्टेड देम, हर व्यक्ति उनका सम्मान किया करता था और एक जबरदस्त उनका समृद्धिशाली जीवन जिया करते थे। मस्त जिंदगी बेकर्स जीते थे, अच्छे पैसे कमाते थे। आया समझ में? अब यहां पर वी डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है ताकि समरी के बाद, रिलेशन के बाद ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट है द पुर्तगीज ऑफ गोवा लव्ड ब्रेड। गोवा के जो पुर्तगालीज लोग हैं वो ब्रेड को बहुत पसंद करते थे। दो द ब्रेड ईटर्स हैव लेफ्ट इंडिया, हालांकि रोटियां खाने वाले ये जो ब्रेड ईटर्स थे, जो ब्रेड खाने वाले हैं, हैव लेफ्ट इंडिया, जिन्होंने भारत को छोड़ दिया। बट द बेकर्स स्टिल लिव, लेकिन वो रोटियां बनाने वाले बेकर आज भी गोवा में हैं। आया समझ में? यानी कि इन ब्रेड को खाने वाले लोग भले से दे हैव लेफ्ट इंडिया, बट द मेकर ऑफ ब्रेड बेकर आर स्टिल प्रेजेंट इन गोवा, वो आज भी गोवा के अंदर है। द नरेटर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज, राइटर यहाँ अपने बचपन के दिनों को याद करता है। व्हेन अ बेकर यूज्ड टू विजिट देयर हाउस, जब बेकर उनके घर की यात्रा किया करते थे, जब वो रोटियां बेचने आते थे, तो द बेकर वाज वेल ब्रेड मैन, यानी कि बेकर जो है बहुत ही शानदार इंसान होता था, बहुत ही ब्रेड मैन, शानदार वेल फर्निश्ड इंसान हुआ करता था, मस्त एंजॉय करने वाला इंसान था, क्योंकि वो जिंग जिंग की साउंड के साथ सबका मनोरंजन करता हुआ आता था। तो एवरीवन लाइक्स द बेकर इन गोवा। द नरेटर सेज दैट, लेखक कहता है कि द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, ये बेकर जो है उनके मित्र हुआ करते थे, यानी सबके सब उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और बेकर्स हमेशा उनके मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे मित्र और साथी हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस इन डे, और ये बेकर एक दिन में 2 बार आता था, यानी 2 बार विजिट करता था, 2 बार उसको देखते थे। एक तो सुबह जब वो बेचने के लिए जाता था और शाम को जब रोटियां बेचकर वापस रिटर्न होता था तब। तो ट्वाइस ए डे ही विजिटेड, एंड वंस इन द मॉर्निंग, एक बार तो सुबह, अगेन इन द इवनिंग, एक बार फिर दोबारा शाम के समय आता था। वाइल रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, और शाम के समय अपनी रोटियां ब्रेड को बेचने के बाद जब वो घर रिटर्न होता था उस समय भी आता था। तो ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार बेकर आया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द हाउस, बच्चे उसको देख करके, जैसे वह जिंग जिंग की साउंड के साथ लौटता था तो बच्चे उनको देख करके घर से बाहर दौड़ते थे। When they heard the thud of the bakers bamboo, जब वो बेकर्स के बांस की आवाज सुनते थे, जिंगलिंग साउंड के साथ जब आता था, तो उस आवाज को सुनकर के बच्चे घरों से बाहर दौड़ते थे और रोटियां लेने के लिए भागते थे। The children loved to eat bread bangles, बच्चे
ब्रेड बेंगल्स को खाना पसंद करते थे। एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि बच्चे किस प्रकार की ब्रेड को खाना पसंद करते थे, तो उस ब्रेड का नाम है ब्रेड बेंगल्स। एंड वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट, और बच्चे जो है उस बेकर्स की बास्केट में जाकर झांकते थे, ऐसे ऐसे देखते थे इसके बास्केट के अंदर क्या रखा हुआ है। तो बच्चे दौड़ कर आते थे जिंगलिंग साउंड सुन करके। हियरिंग द जिंगलिंग साउंड ऑफ द बम्बू, चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द हाउस एंड पीप into the basket of the baker because they wanted to eat bread bengals, क्योंकि वो bread bengals खाना चाहते थे, because they loved it, क्योंकि वो इसको बहुत प्रेम करते थे। bread was an important part of Goan culture। राइटर बता रहा है कि ब्रेड का गोवा की कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी यानी गोवा के कल्चर में। मदर्स वुड बेक स्पेशल ब्रेड्स, घर की जो माताएं हैं वो स्पेशल ब्रेड बनाती थी फॉर देयर डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटियों की शादियों के लिए। द मैरिज वर इनकम्प्लीट विदाउट पॉपुलर बॉल ब्रेड, बॉल ब्रेड के बिना, जो लोकप्रिय जो बॉल ब्रेड थी इसके बिना शादी अपूर्ण मानी जाती थी गोवा के अंदर। इतना गजब का इंपॉर्टेंस इस ब्रेड का गोवा के कल्चर में था, तो ये काफी पॉपुलर ब्रेड गोवा के अंदर हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है द बेकिंग वाज ए लुक्रेटिव प्रोफेशन। यहां कहा जा रहा है कि बेकिंग यानी रोटियां बनाना और रोटियों को बेचना, जो बेकिंग का काम था, ये उन लोगों के लिए काफी एक लुक्रेटिव प्रोफेशन था। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन था, बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था। बिकॉज दे अर्न ए लॉट ऑफ मनी, दे लिव्ड ए प्रॉस्परस लाइफ। All the bakers of the Goa used to live a prosperous life, एक समृद्ध जिंदगी जिया करते थे। Because by selling the breads they earn a lot of money. That is why the writer says here that कि this business was very lucrative. The bakers used to earn well, शानदार तरीके से पैसा कमाते थे, मस्त अर्निंग होती थी उनकी, शानदार अर्निंग होती थी ये ब्रेड बेचने से। एंड देयर फैमिलीज वर रियली वेल टू डू, और उनका जो परिवार था बहुत ही मस्ती से ठीक प्रकार से काम करता था और एक प्रॉस्पेरियस लाइफ वो लोग जिया करते थे। उनके शरीर के हिसाब से भी शरीर मस्त मौले शरीर थे, उनके मस्त बॉडी थी, और उनको देखकर लोगों को लगता था क्या शानदार एक लाइफ स्टाइल उनकी थी। लाइफ स्टाइल इस प्रोफेशन ने उनकी चेंज कर दी, और इसलिए राइटर कहता है कि बहुत ही शानदार और एक लग्जरियस लाइफ वो जीते थे। द बेकर्स यूज्ड टू कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और पैसा कलेक्ट करने का एक उनका दुर्लभ रेयर काइंड ऑफ मेथड था कि वो अपने अकाउंट्स को घर की दीवार पर एक पेंसिल के माध्यम से मेंटेन किया करते थे और महीने के अंत में अपना बिल का कलेक्शन करते थे। दो द ट्रेडिशनल ब्रेड ईटर्स आर नो मोर देयर, हालांकि जो पारंपरिक जो ब्रेड को खाने वाले लोग हैं वो अब गोवा में नहीं थे, लेकिन परंतु आज भी क्या था, बट द बेकर्स एंड द ब्रेड्स, लेकिन जो बेकर्स हैं एंड द ब्रेड्स, और वो जो ब्रेड्स है ऑफ गोवा आर स्टिल फेमस, आज भी फेमस है। लेकिन गोवा के बेकर, गोवा की बेकर्स, गोवा के ब्रेड्स है आज भी फेमस है। हालांकि उनको खाने वाले लोग जो उनके ईटर्स है, जो ब्रेड ईटर्स है, वो वहां से छोड़कर जा चुके हैं, वहां नहीं है, लेकिन इनको बनाने वाले और वो आज भी गोवा के अंदर वहां पर उपस्थित है। आज भी उनकी ट्रेडिशन है, आज भी ये ट्रेडिशनल व्यवसाय वहां पर कंटिन्यू कैरी ऑन है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का ये पहला पार्ट जो गोवा बेकर्स की कहानी है यहाँ पर एंड होती है। आई होप दैट यू विल हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस स्टोरी। ठीक है, तो ये का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो आई होप दैट यू विल हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड the meaning and content of this, the first story of the lesson, the glimpses of India. Thank you very much. Wish you all the best.